हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में बाबू आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। आज हम लोग जानेंगे कि कोनिक सेक्शन में किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन के थ्रू बाबू हम लोग जो है सो कुछ कंसेप्ट भी जो है सो क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और आज जो एक पॉजिटिविटी बातें से अपने क्लास का शुभारंभ करेंगे बाबू, वो बातें क्या है शायर के थ्रू सुनिए बाबू, कि कितने कमाल की बात है ना, जिन लोगों की खुशी के लिए हम अपने खुशी भूल जाते हैं, जिन लोगों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग हमें रोता हुआ छोड़ देते हैं, है कि नहीं। फैक्ट बात है बाबू लोग। इसीलिए आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को बहुत ही मानते हैं तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिएगा कि वो भी बंदा मुझे उतना ही माने, सो है कि नहीं। ये दुनिया का रीति रिवाज है बाबू। ऐसा मतलब होता नहीं है कि आप किसी को 100% दे रहे हैं, वो सिर्फ आपका मेहनत ही, मतलब आप किसी के ऊपर मेहनत कर रहे हो तो वही आपका 100% रिजल्ट देगा। लेकिन आप अगर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करो तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन को या किसी लड़का लड़के व्हाटएवर कोई भी फैमिली में होता है तो जिसको आप पूरा पसंद कर रहे हो 100%, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा या वो बंदे भी आपको 100% पसंद करें, है कि नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हमको तो हम लोग को भी सभी के साथ होता है ना कि अच्छा बिहेव करके रखना है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ बाबू लोग आज हम लोग अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कोनिक सेक्शंस के बारे में। तो कोनिक सेक्शंस का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू बाबू हम लोग कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कोनिक गिवन बाय 3x² माइनस का 8xy माइनस का 3y² प्लस का 10x माइनस का 13y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 है। तो यह क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइपरबोला को कर रहा है, एक पैराबोला को कर रहा है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कर रहा है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट बाबू वो आना चाहिए आपको। जब भी आप कोनिक सेक्शन के बारे में बात करें बाबू तो कोनिक सेक्शन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो सभी को रिप्रेजेंट करता है। एलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को, स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को, सभी को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या होता है जनरल इक्वेशन उसका, वो होता है आपका ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c जो है सो आपका 0 के इक्वल होगा, है ना। ये आपका जनरल इक्वेशन है ना बच्चों लोग। ये जो है सो आपका जनरल इक्वेशन है किसका, कोनिक सेक्शन का, कोनिक का, है ना। ये जनरल इक्वेशन है, ये याद रखिएगा हमेशा। ये सब चीज को रिप्रेजेंट करता है बाबू, सभी को, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट है ना, सर्कल को। अब देखिए बाबू यहां अब क्या बात बताना जा रहे हैं। ये चीज रिप्रेजेंटेशन आ गया तो इसके थ्रू बाबू हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। अब डिटर्मिनेंट में क्या होगा वो चीज याद रखना आपको। तो डिटर्मिनेंट में होगा गुरुजी, होगा आपका a, h और g, है ना, a, h और g। फिर होगा a, h, g लिखा है तो यहाँ h और g जो रो में लिखे बाबू वो कॉलम में भी लिखना है, a, h, g। अच्छा यहाँ फिर होगा b और f छूट गया, जो इसको रो में लिखे बाबू उसको फिर कॉलम में कर दीजिए और फिर बच क्या गया c, तो यहाँ c लिख दीजिए। समझ में सारा चीज हो गया। a, h, g लिखना, जो रो में लिखा इसको कॉलम में लिख दीजिए। फिर b, f लिखना, जो रो में लिखा इसको कॉलम में लिख दिया, बच गया क्या c, तो c लिख दिए। अब क्या देखना बाबू, अब देखना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो 0 के इक्वल आ गया, है ना। दो ही केस की उपलब्ध हो सकता है बाबू, या 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर 0 के इक्वल आ गया बाबू तो ये जो है सो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो है बाबू आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, है ना। ये जो है सो आपको दिखाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, है ना। जब भी आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हमेशा समझ जाना कि वो आपको दिखाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। अच्छा जी, दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है बाबू कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आवे तो क्या होगा गुरुजी। तो अगर ये डिटर्मिनेंट बाबू 0 के इक्वल ना हो तो 4 कंडीशन बनता है बाबू। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो 4 कंडीशन बनता है। पहल का कंडीशन में क्या बनता है बच्चों लोग, तो पहल का कंडीशन बनता है मेरा, पहला कंडीशन यहां लिख दे रहे हैं, यहीं देखते हैं, 1-2 कंडीशन यही देख लेते हैं। पहला कंडीशन बनेगा बाबू मेरा, क्या बनेगा पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन बनेगा कि h² जो है सो आपका इक्वल है AB के,
जब एच स्क्वायर इक्वल होगा बाबू ए बी के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पाराबोला को, है ना। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पाराबोला को, है ना। दूसरा कंडीशन ये होगा बाबू, दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो दूसरा कंडीशन होगा कि जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी रहा, पहले कंडीशन लिख दे रहे थे। तीसरा कंडीशन हो सकता है बच्चों लोग, जब आपका एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहा। और चौथा कंडीशन हो सकता है बच्चों लोग कि आपका एच स्क्वायर 0 के इक्वल है और ए जो है सो बी के इक्वल है ना। ये टोटल 4 कंडीशन बन सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तब। तो जब एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो पाराबोला बन जाता है। जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी रहा बाबू, तो ये बन जाता है आपका हाइपरबोला, है ना। ये क्या बन जाता है, हाइपरबोला। अच्छा जी, और जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहा बाबू, तो ये बन जाता है एलिप्स। ये क्या बन जाता है, एलिप्स, एलिप्स। और जब आपका एच स्क्वायर 0 के इक्वल रहे और ए बराबर बी रहे, तो ये बन जाता है आपका सर्कल, है ना। ये क्या बन जाता है, सर्कल। समझ में आया। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बाबू, ये कंसेप्ट पता रहेगा, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। क्या है, फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। तो कह रहा है बाबू कि आपका जब भी इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाला, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो डायरेक्ट बोल देना वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर 0 के इक्वल ना है बाबू, तो 4 कंडीशन बनता है, या फिर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो, या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, या एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो, या एच स्क्वायर 0 के इक्वल हो और ए बराबर बी हो। तो जब इक्वल टू ए बी रहा बाबू, तो ये पाराबोला को दिखाएगा। ग्रेटर देन ए बी रहा बाबू, तो ये हाइपरबोला को दिखाएगा। लेस देन ए बी रहा बाबू, तो ये एलिप्स को दिखाएगा। और एच स्क्वायर 0 के इक्वल हो और ए बराबर बी हो, तो ये क्या दिखाएगा, सर्कल को। ये चीज याद होना चाहिए आप लोग को, है ना। और जब बस ये चीज याद रहेगा बाबू, क्वेश्चन को करते तुरंत बनेगा बच्चे वालों। अब इसका कंपेयर, इसका इस इक्वेशन का कंपेयर इसके साथ कीजिए, तो इसके साथ करेंगे बाबू, तो देखिए यहाँ ए के जगह पर 3 आ जाएगा, बी के जगह पर यहाँ सब चीज आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 10x, तो यहाँ 2 इंटू में ए बी तोड़ सकते हैं। यहाँ क्या बाबू, y लिखा हुआ है, तो 2fy है, इसको तोड़ेंगे 2 इंटू में ए बी बाबू, तो ये बट्टम आ जाएगा, है ना। तो बट्टम आएगा तो हल्का सा दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को दोनों साइड। क्यों कर रहे समझ में आया बाबू, जैसे यहाँ 2fy है ना, तो यहाँ 2fy, f के जगह पर हम लिख दिए 13 और y के जगह पर लिख दिए 13/2 और y के जगह पर क्या लिख दिया, y। अब ये बट्टम आ जाएगा बाबू, 13/2 बट्टम आ जाएगा। तो बट्टम हल्का सा सॉल्व करना दिक्कत बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का दिक्कत होगा, इसीलिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो बाबू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो इसका सकल सूरत क्या बन जाएगा, तो इसका सकल सूरत बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन देखिएगा बढ़िया से, ये बन जाएगा आपका 3 दूनी का 6x², फिर बनेगा आपका 8 दूनी का 16xy, 16xy, फिर क्या बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, फिर 3 दूनी का 6y², 6y²। इसको हाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता है, 6y²। फिर क्या बनेगा 6y का प्लस 10 दूनी का 20x, 10 दूनी का 20x, फिर बनेगा आपका माइनस का 13 दूनी का 26y, 26y, और फिर क्या बनेगा प्लस का 8 दूनी का 16, है ना, इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या चेक करना बाबू, डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट यहाँ चेक करेंगे बच्चों लोग। तो यहाँ क्या है, तो है ए एच जी, ए के जगह पर क्या है बाबू, तो ए के जगह पर मेरा क्या है 6, है ना। देखिए इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, इसका सकल सूरत इसके जैसा मैच करवाइएगा। तो x² का कोफिशिएंट मेरा ही ए रहता है, तो ए के जगह पर यहाँ क्या बाबू 6, तो 6 लिख दिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या बाबू h, तो h की जगह पर यहाँ क्या है, तो 2hxy है, तो 2hxy करेंगे तो क्या जगह 2 माइनस का 8xy, तो h की जगह पर क्या है, तो h की जगह पर -8 है, तो यहाँ लिख दिया -8, है ना। और ये आपका अच्छा यहाँ गुना डिवाइड के बाबू, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए, है ना, तो घबराइएगा नहीं। ये हो गया आपका h, फिर क्या है g, तो g क्या होता है, ये होता है 2gx, तो 2 गुने 10 इंटू मैक्स होगा बाबू, तो g की जगह पर क्या होगा 10, तो ये लिख दिए 10। अब यही जो रो में लिखे बाबू उसको कॉलम में लिख देना है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 10, है ना। फिर क्या लिखना b, b के जगह पर यहाँ क्या है y² कोफिशिएंट क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो गया। f क्या है 2fy, यहाँ देखिए 2fy करेंगे तो f की जगह पर क्या हो जाएगा -13, तो यहाँ लिख दिया -13।
और इसी को नीचे लिख देना माइनस का 13। और फिर क्या करना बाबू, सी लिखना है ना। सी क्या है बाबू, सी है मेरा 16, तो यहाँ 16 लिख दिए। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल सा इसको कंपेयर किया और वही चीज लिखे हैं। अब क्या करना बाबू, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट आप लोगों को खूब आता होगा, कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा बाबू। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 × 96, 6 36 6 3 9 माइनस का 96 कर दिए। और इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 169। फिर ये हो जाएगा प्लस का 8, ये रो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा बाबू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 6 48 माइनस का 128, है ना, माइनस का 128 ये होगा। 8 6 48, 8 4 और 8 4 12 माइनस का 128। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 130, ये हो गया फिर प्लस का 130, है ना बच्चा लोग, ये समझ में आ रहा है। ये हो गया प्लस, फिर हो गया माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 10 गुना ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 13 ठीक क्या होता है, 8 तिया का 24 और 104 होगा ना, 8 तिया का 24 और 8 3 8 2 10 104, तो ये हो जाएगा प्लस का 104, है ना, प्लस का 104। और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 10 60, है ना बच्चे वालों। इसको ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 104 हो गया पॉजिटिव में, और ये भी हो गया पॉजिटिव में 60। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ, अब ये माइनस का 196, देखिए बाबू उतना पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप गो थ्रू ऐसा ही हो सकते हैं। यहाँ माइनस का 196 है, माइनस का 96 मतलब ये आपका 6 गुना में क्या है, तो 6 गुना में है 9 6 15 माइनस का, ये हो जाएगा 9 6 15, है ना, 9 और 6 15, फिर 6 और 9 15 1 16 और 1 और 1 2 256 265। फिर ये क्या प्लस का 8 गुने, और ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 2 लिख दिए। और फिर ये क्या है 10 गुने, इसको नीचे कर देते हैं, ये प्लस का, फिर क्या है 10 गुने, तो 10 गुने में बाबू 104 और 6 तो 164 ना, 164। अब देखो बाबू हल्का सा दिमाग तो लगा ही नहीं सकते हैं आप लोग, उतना तो बेवकूफ है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी का 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1640, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1640 होगा। अब देखो बाबू 256 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1640। इसको देखिए बाबू, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 लिखा हुआ, अगर हम इसको 250 भी लेते हैं, समझिएगा बात को, या इसको 250 भी लेते हैं बाबू, तो 250 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 25 6 150, ये हो गया आपका 25 6 150 1500, है ना, तो 1500 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा इसमें हल्का सा दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत हो, हम जैसे सोच रहे थे ना कि ऐसे पता चल सके आपको कि ये 0 के इक्वल होगा कि नहीं, सो तो हल्का से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1500 1600 का आसपास आ रहा है, तो मे भी हो जाए, देखते हैं करके, है ना। अब इसको करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 का 30, माइनस का साइन बाहर रहेगा, 6 5 का 30 का 0, है ना, 6 5 का 30, 6 6 का 36 और 3, 6 6 36 और 3 39 का 9 बाकी में 3, और 6 दूनी का 12 और 3 15, 1590 रहा है। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 8 दूनी का 16, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 1640। अच्छा जी, हाँ अभी इतना भी दिमाग लगा सकते थे, ये 1640 है, 1590 आ रहा है, अभी तो 0 होगा नहीं। अब देखिए बाबू इसको ऐड करेंगे तो ये और बड़ा नंबर होगा, अब इसको तो कभी काटेगा नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो बाबू डिटर्मिनेंट निकाले वो आपका 0 के इक्वल नहीं हो गया। अब डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल नहीं हो रहा था बाबू, तो हम लोग 4 कंडीशन को चेक करते हैं, है ना। जब डिटर्मिनेंट जो बाबू ए के इक्वल नहीं रहता तो हम लोग 4 कंडीशन को चेक करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं रहता तो ये 4 कंडीशन हो सकता था। अब सभी में देखिए बाबू h² निकालें, तो सबसे पहले h² निकालते हैं। h² क्या होगा बाबू, तो h की जगह पर क्या लिखे थे बाबू, ये h था, ये h ना था बाबू, हाँ ये आपका h था, AH, देखिए AH जी, तो ये h की जगह पर क्या है माइनस का 8, उसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या होगा 64। अच्छा जी, और a इंटू बी करते हैं गुरु जी, a इंटू बी, a की जगह पर क्या है बाबू, तो a की जगह पर 6 है, और b की जगह पर क्या है बाबू, तो b की जगह पर क्या है, देखिए b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर माइनस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 36, है ना, माइनस का 36। अब यहाँ देखिए बाबू ये जो h² है ये आपका ग्रेटर देन आ रहा है ab,
आ रहा है कि नहीं, देखिए ना एच स्क्वायर में 64 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है माइनस का 36, तो माइनस 36 से बड़ा ही है 64, एकदम बड़ा है। और जब एच स्क्वायर बड़ा है बाबू ए बी से, तो इसका मतलब ये क्या चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हाइपरबोला को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, हाइपरबोला, है ना। देखिए बाबू अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए एकदम, है ना, एकदम नहीं होना चाहिए। बस हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था, आपको ये चीज याद रहना चाहिए, है ना बच्चों लोग, ये चीज जो है सो आपको याद रहना चाहिए। ये चीज याद रहेगा क्वेश्चन तुरंत ही बनेगा, बस उसी से कंपेयर किए हो, ये चीज याद रहेगा। अब ये चीज याद था बाबू, तो इसी से हम लोग कंपेयर करते करते ये चीज पहुंच गए कि यहाँ जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये 4 कंडीशन में एक भी हो सकता है। तो एच स्क्वायर निकाला 64 आ गया, ए बी निकाले तो माइनस का 36 आ गया। यहाँ देख लिया कि एच स्क्वायर जो है सब बड़ा है ए बी से, इसका मतलब ये कंडीशन क्या बन गया, हाइपरबोला। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों लोग, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं बाबू, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, हाइपरबोला को। किस नंबर ऑप्शन में, तो रिप्रेजेंट्स एंड हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है ना बाबू लोग, ये क्वेश्चन आता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉनिक सेक्शन का सबसे प्रिय क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5 एंड 12x माइनस का 16y इज इक्वल टू 20। अच्छा इसको देख के एक चीज नहीं मिल रहा है बाबू कि इसका रेशियो गुरुजी 3/12 और इसका रेशियो माइनस का 4/माइनस का 16 और इसका रेशियो 5/20, ये सभी का रेशियो आपस में इक्वल है बाबू, है ना। देखिए ना 1/4 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये भी हो जाएगा 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4, मतलब सभी का रेशियो, सभी के कोफिशिएंट का रेशियो बाबू इक्वल आ रहा है। जब ऐसा आता है बाबू तो इसको क्या बोलते हैं, जब आपका a1 b1 के इक्वल, a2 डिवाइड बाय b2 और इक्वल रहता है a3 और डिवाइड बाय b3 रहता है बाबू लोग, तो क्या होता है, तो हमसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन कितना होगा। तो इस केस में क्या होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, अनेक सॉल्यूशन बनता है। किस ऑप्शन में कहा रहा है बाबू, ओनली 1 सॉल्यूशन, गलत बात है। नो सॉल्यूशन, गलत बात है। ओनली 1 2 सॉल्यूशन, ये भी गलत बात है। मोर देन 2 सॉल्यूशन, ये बात सही है बाबू, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकता है, अनंत मतलब 2 से ज्यादा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू लोग, है ना। इजी क्वेश्चन था। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सभी क्वेश्चन बाबू, सभी जितना भी क्वेश्चन आज करवाएंगे, सब क्वेश्चन कराने के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन उड़ा के करवा दिए सो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा कि एम जो है स्लोप है टेंजेंट का इस कर्व पे, तो हमसे पूछ रहा कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। अच्छा एम स्लोप है बाबू, तो यहां से सबसे पहले हम निकाल ही लेते हैं इसका स्लोप। ये क्या हो जाएगा, तो ए टू दी पावर वाई, स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे ए टू दी पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 होता है। और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x 2x और डिवाइड बाई ए टू दी पावर वाई, है ना, ए टू दी पावर वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स को बाबू हम लोग m मान लेते हैं, स्लोप यहाँ m माना सभी तो m मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया 2x और ए टू दी पावर वाई किसके इक्वल है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक अभी कुछ किए ही नहीं, है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो m के पॉजिटिव वैल्यू में देखेंगे, m के पॉजिटिव वैल्यू में देखेंगे, m के पॉजिटिव वैल्यू में देखेंगे, m बी रियल वैल्यू, या फिर ऐसा लिखिए फॉर रियल वैल्यू, रियल वैल्यू पर ही चेक करना बाबू आपको, फॉर रियल वैल्यू ऑफ m। आपको जो है सो हमेशा रियल वैल्यू पर ही चेक करना होगा। स्लोप जब भी चेक करते हैं बाबू इस तरह का कंडीशन दे रहे हो तो आपको हमेशा रियल वैल्यू पे ही चेक करना है ना। अब रियल वैल्यू पे चेक करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो बाबू बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, है कि नहीं। रियल वैल्यू के लिए बाबू क्या होता है, तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट है गुरुजी वो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहता है 0। इमेजिनरी के लिए क्या होता है लेस देन 0, तो इमेजिनरी पार्ट तो कभी आएगा नहीं टेंजेंट में, है ना। तो ये हमेशा आपका रियल में ही चेक होता है, ये याद रखिएगा। तो रियल के केस में ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। अब बी यहां से निकालेंगे तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। बी कैसे निकलेगा गुरुजी, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इसको। ये बन जाएगा m प्लस का m एक्स स्क्वायर
एम एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेते जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, है ना। इसको और अगर सही करना चाहते हैं या सही काहे करेंगे, बी स्क्वायर पूछा बाबू, बी स्क्वायर क्या है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, एम एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x और प्लस का m, मतलब ये आपका हो गया बी स्क्वायर पूछा, तो बी क्या होगा बाबू -2 होगा, है ना। x का कोफिशिएंट ही रहता b, इसको अगर लिख देते हैं बाबू लोग, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए b के जगह पर क्या है माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4, a के जगह पर क्या है बाबू, तो a के जगह पर m है, और c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर m है, तो m इंटू m क्या हो गया m स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से बाबू ये हो गया आपका 4, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, तो 4m स्क्वायर, है ना, 4m स्क्वायर। और यहां से वैल्यू तो निकालना आता है आप लोग को, यहां से कैसे निकालिएगा, तो ये हो गया आपका 4m स्क्वायर, हम पहले लिख दे रहे हैं ना 4m स्क्वायर। मुंह किसके तरफ खोलना है, ये देख ध्यान देना आपको, मुंह खुला है 4 की तरफ, तो 4 की तरफ वहां मुंह खोलना है, ये 4 की तरफ मुंह खोल दिए, डिवाइड करेंगे बाबू तो ये हो गया m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। यहां से ये m स्क्वायर बाबू, तो यहां से आपका मॉड ऑफ m निकल गया, प्लस माइनस दोनों आ सकता है, तो मॉड ऑफ m जो है सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मोड ऑफ m क्यों लिखे, क्योंकि स्क्वायर है बाबू, तो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, दोनों वैल्यू देगा, +1 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है, तो m जो मोड ऑफ m जो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा देखिए, मोड ऑफ m जो लेस देन इक्वल टू 1 है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप चेक करते हैं बाबू इस तरह के क्वेश्चन को, तो हमेशा रियल वैल्यू में चेक करना है, इमेजिनरी में नहीं चेक करना है, इमेजिनरी में कभी टेंजेंट होता भी नहीं है ना, होता भी होगा तभी पढ़ना नहीं है बस, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखिएगा स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ y एंड z एक्सिस इंक्लाइंस विथ x एक्सिस एट द एंगल, मतलब y और z एक्सिस के साथ जो स्ट्रेट लाइन है बाबू वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमको बताना है कि x एक्सिस में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। अब ये डायरेक्शन कोसाइन से आपको पता होगा बाबू, डायरेक्शन कोसाइन का कांसेप्ट आ गया। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, तो मान लिए यहाँ क्या बाबू, हम मान लिए कि x एक्सिस में अल्फा एंगल बना रहा है ना, y एक्सिस में बीटा एंगल बना रहा है, आपने मान लिए, और z एक्सिस में जो है सो गामा एंगल बना रहा है ना। तो क्या होता बाबू, तो होता है इसका cos स्क्वायर, cos एंगल, cos स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा प्लस का cos स्क्वायर गामा, ये जो है सो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, है ना। ये चीज तो आप लोगों को पता होगा बाबू, इसी को लिखते बाबू l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ये चीज याद होगा, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। अब यहाँ देखिए, अब ये cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ ये जो x लिखे हैं, अल्फा जो लिखे, ये x एक्सिस के साथ जो बनाया एंगल सो लिखे बाबू, तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना वही तो हमको फाइंड करना है, ये तो हमको पता नहीं है गुरुजी। अच्छा जी, प्लस का cos स्क्वायर बीटा, यहाँ बीटा की जगह पर क्या होगा बाबू, तो बीटा कौन एंगल बना रहा है y एक्सिस में कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस का cos स्क्वायर गामा, गामा क्या है बाबू z एक्सिस के पास जो कौन बन रहा है सो ही है ना, z एक्सिस में जो एंगल बन रहा है, और z एक्सिस में जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ये हो गया आपका बाबू cos स्क्वायर अल्फा, और ये 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और प्लस का ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल, है ना। अब ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1 और डिवाइड बाय 2, है ना। इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो क्या निकलेगा, तो ये निकल जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बाबू इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस का 1/2, तो एक में आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा आधा, तो आधा लिख दिए, और यहाँ से अगर हम cos अल्फा का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा 1/√2, है ना, प्लस माइनस 1/√2 दोनों निकलेगा बाबू, प्लस माइनस 1/√2 दोनों निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ एंगल जो है सिर्फ माइनस देवे नहीं किया, माइनस का मतलब क्या चाहिए, यहाँ आपका 0 से 90 डिग्री तक दिखाया है, तो मतलब ये प्लस लेना है तभी 0 से 90 डिग्री तक आएगा। तो बताओ अब यहाँ cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। अगर मान लीजिए अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन आता जो आपका 90 डिग्री से भी अबव है, तो cos कहाँ नेगेटिव होता है, तो cos नेगेटिव होता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, होता है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का माइनस 35 डिग्री, माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, है ना। लेकिन यहाँ 135 नेगेटिव साइन लेना ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है सो अल्फा का वैल्यू क्या निकल का है 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत क्वेश्चन में बाबू, डायरेक्शन कोसाइन से तो क्वेश्चन था,
है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हम लोग अगला क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन में देखिए आप लोग कुछ ना कुछ सीखते ही जा रहे हैं बाबू लोग। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए तो यहाँ से सीख लिए कि हमेशा डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग बनाता है उसका स्क्वायर का समेशन जो बाबू हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, उसी के थ्रू ये बना है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आधा लाइन का तो क्वेश्चन है बाबू, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है कि द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक कर्व ले लिए बाबू, है ना, एक कर्व ले लिए। वो कर्ववा जो है बाबू, वो कर्व क्या बोल रहा है कि कर्व जो है सो पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये होगा बाबू, है ना। ये तो आपका एक्स एक्सिस रहता है और ये आपका वाई एक्सिस रहता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा बाबू तो आपका हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या होगा, तो हो जाएगा गुरुजी डी वाई बाई डी एक्स। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो tan 0 होगा, और tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है ना, tan 0 0 होता है, 0 कर दिए, है ना। अब ये हम निकाले बाबू टेंजेंट, हमको क्या निकाला, नॉर्मल। अब देखो बाबू यहां बात समझना है, नॉर्मल निकालना हमको। अब देखो बाबू नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में रिलेशन होता है गुरुजी कि जहां उनका इंटरसेक्ट करता है ना वो 90 डिग्री एंगल बनाता है ना। तो जब ये आपका टेंजेंट जो बाबू उस कर्व में एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए बाबू नॉर्मल किसके, नॉर्मल जो है किसके, कौन एक्सिस के पैरेलल रहेगा, वाई एक्सिस के रहेगा। नॉर्मल जो है ये वाई एक्सिस के रहेगा, है कि नहीं। ये जो है नॉर्मल ये वाई एक्सिस के रहेगा, क्योंकि अभी हम आप लोग को तुरंत बताएं कि ये सब दोनों आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये बनाता है 90 डिग्री का। अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल दे देंगे बाबू तो 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल दिए बाबू तभी ना यहाँ 90 डिग्री का कौन बना। तो याद रखिएगा हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल जो है सो हमेशा इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री के एंगल पर, है ना। ये चीज पता चल गया। अब देखो बाबू, अब यहां से हमको इसका इक्वेशन निकालना है ना, इसका इक्वेशन निकालना। तो इसका इक्वेशन तो आप लोग को पता होता है, अगर इसका टेंजेंट ही निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, तो टेंजेंट निकलेगा गुरुजी, टेंजेंट का इक्वेशन, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और tan एंगल लिखते हैं, tan एंगल। अब एंगल यहाँ कौन सी लिखा था बाबू, tan एंगल जो लिखा था वो लिखा था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ tan 90 डिग्री लिखाएगा। और tan 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है गुरुजी 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो ये निकला बाबू, ये निकला टेंजेंट का बाबू, ये याद रखिए, ये आपका टेंजेंट का निकला। हमको टेंजेंट तो नहीं बोला निकालने के लिए, हमको बोला नॉर्मल निकालने के लिए। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इसको उलट दीजिए गुरुजी, तो ये जो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा 0/1, मतलब 0 के इक्वल, है ना। तो टेन नॉर्मल का आ गया बाबू इक्वेशन, जब भी कोई कर्व आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे तो नॉर्मल क्या निकलेगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 किस नंबर ऑप्शन में, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये देखने में छोटा लगे बट घाव करे गंभीर वैसा वाला क्वेश्चन है बाबू, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 3x प्लस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है गुरुजी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला बाबू ax, फॉर्मूला भी याद रखना, ax प्लस का by प्लस का c और डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, है ना। ये होता है, क्या होता है बाबू, ये इसका फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। ax प्लस का by प्लस का c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ a और b क्या है, c बाबू, तो a b c बाबू ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। a की जगह पर कोफिशिएंट में x हो जाएगा, b की जगह पर 4 हो जाएगा और c की जगह पर 1 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। अच्छा ये जो x y है उसकी जगह पर क्या पुट होगा गुरुजी, तो x y पुट होगा बाबू। ये कहां से पूछ रहा है, डिस्टेंस तो कहीं दो मतलब ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस कि गुरुजी बताइए डिस्टेंस तो क्या, वो डिस्टेंस हमेशा दो एलिमेंट बोलिए या फिर दो कुछ इंस्ट्रूमेंट के बीच ही होता है। डिस्टेंस मेजर जो हम लोग करते हैं डिस्टेंस वो हमेशा कोई 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट के बीच ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अकेले इंस्ट्रूमेंट रख दिया उसको पूछे कि उसका डिस्टेंस क्या है, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो यहाँ जो डिस्टेंस पूछ रहा है गुरुजी, ये पूछ रहा है इस स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से, फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से ओरिजिन पर, है ना। द फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है इस लाइन से, है ना। तो और एक्स वाई की जगह पर क्या पुट हो जाएगा, पॉइंट क्या देगा, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, तो पॉइंट दे रखा है मेरा 0 0, बस यहाँ
यहाँ पुट कर दीजिए बाबू। ए की जगह पर क्या दे रखा है 3, तो 3 रख दिए। एक्स की जगह पर कौन सा पॉइंट है बाबू 0 0, तो जहाँ 0 रख दिए। बी की जगह पर क्या है बाबू, तो बी की जगह पर 4 है, 4 रख दिए। इंटू में 0, सी की जगह पर क्या है 1, तो 1 रख दिए। डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर। ए की जगह पर क्या बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस बी की जगह पर क्या 4, तो 4 का स्क्वायर। ये देखिए बाबू, ये हो गया आपका ऊपर 1 से बचा, ये 0 ऊपर 1 बचा, और ये होगा रूट अंडर 16 और 9 25, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो हो गया 1/5। 1/5 इज द राइट आंसर। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब ये याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे बाबू, तो ये फॉर्मूला लगाना है ax प्लस का by प्लस का c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ में आइए बच्चे वालों, कोई दिक्कत यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बताएं बाबू का आपको हर क्वेश्चन बताया जाएगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बता के उड़ा दिया जाएगा। सो आपको ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी अगर नेक्स्ट टाइम मिले देखने को तो उसको उड़ा डालिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इतना कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स p एंड q ऑन द एक्सेस देन इसका पावर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए बाबू, ये क्या बोल रहा है कि टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, ये कर्व पे वो कट करता है एक इंटरसेप्ट फॉर्म में, P और Q इंटरसेप्ट में, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका समेशन क्या होगा। तो बाबू आप लोग को पता है कि जब भी x और b मतलब a और b में इंटरसेप्ट करता है तो लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, तो लाइन का इक्वेशन बनता है गुरुजी x बाय a और प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1। ये कब होता है बाबू, जब आपका इंटरसेप्ट करता है a और b में, लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है p और q में, तो यहाँ a b की जगह पर p और q हो जाएगा। कुछ तो बड़ा बात है नहीं गुरुजी, ये तो सिंपल सा चीज है। यहाँ हो जाएगा p और यहाँ हो जाएगा q, है ना। चलिए जी यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए बाबू, ये आपका दिया हुआ टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो सो किसी भी पॉइंट पे इस कर्व पे कट कर रहा है एक इंटरसेप्ट में p और q में, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका समेशन क्या होगा। अब देखिए हम सबसे पहले स्लोप निकालना होगा। टेंजेंट के बारे में बात हुआ तो यहाँ स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन तो हमको ऐसे ही निकाला होगा। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, जिसको स्लोप बोलते हैं, और इनटू में क्या होता है x माइनस का x1, तो स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप निकालते हैं। अच्छा यहाँ बोला बाबू एट एनी पॉइंट, है ना, एट एनी पॉइंट बोला, तो ये जो एनी पॉइंट बोला बाबू, हम एनी पॉइंट जो है x1 और y1 लेके चलेंगे, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है ये पॉइंट एनी पॉइंट बोला बाबू, तो यहां जो है हम लोग x1 और y1 लेके चलेंगे, ये बात याद रखिएगा, है ना। अब देखिए हम इसका स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x के पावर 3 प्लस का 4y के पावर 3 और dy बाई dx इज इक्वल टू 0, है ना। 4 कॉमन लेके काट देंगे बाबू, तो यहां से dy बाई dx जो है, dy बाई dx क्या निकलेगा, तो dy बाई dx निकल जाएगा मेरा माइनस का x क्यूब और डिवाइड बाय y क्यूब, है ना, y क्यूब। यहाँ देखिए पॉइंटों पर बोले बाबू, ये तो dy बाई dx निकालनी है, ये सिंपल सा। अगर ये इस पॉइंट पे बात होगा बाबू, तो कुछ नहीं, x की जगह पर हो जाएगा x1 पुट गुरुजी, और y की जगह पर हो जाएगा y1 पुट, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये स्लोप निकल गया मेरा। जब ये स्लोप निकल गया बाबू, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं गुरुजी। तो निकालिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन हमको वहां तक पहुंचना बाबू, वहां तक ये चीज लाना हमको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1, पॉइंट तो दे रखा है x1 y1 माने है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx क्या निकाले बाबू, माइनस का x1 का क्यूब डिवाइड बाय y1 का क्यूब और इनटू में x माइनस का x1, है ना। अब इसको गुना करने तो आता है, गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका y इनटू में y1 का क्यूब माइनस का ये क्या हो गया y1 का पावर 4, है ना, y1 के पावर 4 इज इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस का x इनटू में x1 के पावर 3 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस x1 के पावर 4, x1 के पावर 4, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं बाबू, इसको जो त्रितरा के इस साइड लेते आते हैं, इसको त्रितरा के इस साइड लेके आएंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा x और इनटू में x1 के पावर 3 और ये क्या है प्लस का y और इनटू में y1 के पावर 3। इसको त्रितरा का इस साइड लेके आए, इसको त्रितरा का उस साइड भेज देना, तो ये बन गया x1 के पावर 4 और प्लस का y1 के पावर 4, है ना। अब देखो बाबू हल्का से यहाँ शॉर्टकट मारेंगे,
क्या मारेंगे शॉर्टकट। देखिए बाबू यहाँ पॉइंट है x के पावर 4 प्लस का y के पावर 4 a के पावर 4 आ रहा है। अगर हम पॉइंट हम x1 y1 पुट कर देंगे बाबू तो यहाँ कोई दिक्कत होगा क्या। x1 के पावर 4 प्लस का y1 के पावर 4 भी मेरा क्या आएगा a के पावर 4, तो इसको हटा के गुरुजी आप लोग a के पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत एकदम नहीं है, रत्ती भर का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा के a के पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। अब ये a का पावर 4 जो लिखे बाबू लोग, a के पावर जो 4 लिखे हैं, इसको इस साइड लेकर डिवाइड कर देते हैं, इसको इस साइड लेकर डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा x और डिवाइड बाय, इसको इस साइड लेकर डिवाइड कर देते, ये बन जाएगा a के पावर 4 और यहाँ x और इसको भी हटा दे रहे बाबू, तो ये नीचे क्या जाएगा x1 के पावर 3, है ना। इस फॉर्म में लाना बाबू, इसी फॉर्म में लाना है, तभी ना इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्म में हमको लाना है। फिर प्लस का ये हो गया y डिवाइड बाय, इसको इस साइड लेके आएंगे बाबू तो a के पावर 4 और इसको जो लिखा y के पावर 3 इसको नीचे लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा y के पावर 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, है ना। चलिए जी अब देखिए, आप बात को समझना है बाबू। अब देखिए हम आपको जब इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा बाबू, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले निकालने, इक्वेशन ऑफ लाइन बोले निकालने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या होता है x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1, मतलब a b जो दिखाता है वो क्या दिखाता है कि कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। अब इसका सकल स्रोत और इसका सकल स्रोत मैच कर रहा है कि नहीं बाबू, एकदम मैच कर रहा है। ये भी दिखा रहा है कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और ये भी दिखा रहा है कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से p का वैल्यू निकल गया बाबू, p का वैल्यू क्या निकल गया, तो p का वैल्यू निकल गया गुरुजी a के पावर 4 और डिवाइड बाय x1 के पावर 3, है ना। और उसी तरह मेरा q का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, a के पावर 4 और डिवाइड बाय क्या है बाबू, a के पावर 4 और डिवाइड बाय y1 के पावर 3। ये आपका पी और क्यू का वैल्यू निकल गया, बस अब इतना ही निकालना था पी और क्यू का वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में बोला पी के पावर माइनस का 4/3 प्लस का पी के क्यू के पावर माइनस का 4/3, तो इसका पावर माइनस का 4/3 कर देते हैं। पी के पावर जब माइनस का 4/3 करेंगे बाबू तो क्या हुआ देखिएगा, माइनस के 3/4 करेंगे तो हो जाएगा a के पावर 4 और डिवाइड बाय x1 के पावर 3 और के पावर माइनस का 3/4 बोला ना, 4/3 बोला है, यहाँ हल्का गलती लिख दिए, यहाँ लिख दिया हम माइनस का 4/3 बोला है ना, माइनस का 4/3 तो जाएगा माइनस का 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू। देखिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा गुरुजी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा a के पावर माइनस का 16/3, है ना, माइनस का 16/3 और निचवा बन जाएगा बाबू, ये निचवा क्या बन जाएगा, तो माइनस का 4/3 इंटू में 3, तो 3 से कट जाएगा बाबू, ये बन जाएगा x1 के पावर माइनस का 4, है ना। अब इसको नीचे लिखा हुआ माइनस का 4, ऊपर लेते जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसको जो है सो लिख दिए x1, इसको क्या लिख दिए, तो इसको लिख दिए हम x1 के पावर में प्लस 4 ऊपर लेके, है ना, इसको लिख दिए x1 को लिख दिए x1 के पावर में प्लस 4, है ना। ये निकल गया p के पावर माइनस का 4। उसी तरह q के पावर माइनस का 4/3 निकालते हैं बाबू, तो भी क्या आएगा, तो भी मेरा यही आएगा बाबू, a के पावर माइनस का 16/3 और यहाँ बाबू ax1 है, यहाँ y1 हो जाएगा, है ना, ये x1 है तो यहाँ हो जाएगा y1 और y1 का क्या हो जाएगा पावर 4, है ना। अब दोनों का ऐड करना बाबू, दोनों का ऐड करेंगे बाबू तो इसका शकल मैच कर रहा है, मतलब a के पावर माइनस p/3, देखिए दोनों का ऐड करेंगे, किसको ऐड कर रहे हैं, तो p के पावर माइनस का 4/3, p के पावर देखिए बार लिखने रहे ना, ये सब दोनों का ऐड कर रहे हैं, लिख देते हैं माइनस का 4/3 और प्लस का q के पावर माइनस 4/3, ये सब दोनों का ऐड कर रहे हैं, है ना बच्चों लोग, सब दोनों का ऐड कर रहे हैं। अब दोनों का ऐड करेंगे बाबू तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, a के पावर माइनस का 16/3, तो यहाँ लिख दिए a के पावर का माइनस का 16/3, ये हम कॉमन कर लिए, है ना, ये कॉमन कर ले तो यहाँ बचा क्या, तो बचा x के पावर 4, x1 के पावर 4 और प्लस का y1 के पावर 4, ये बचा, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं a के पावर 4, तो ये चीज जो है गुरुजी मेरा a के पावर 4 हो गया, है ना। अब बेस सेम रहता बाबू तो पावर ऐड हो जाता, पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16/3 और प्लस का 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का 12, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/3, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा a के पावर माइनस का 4/3, है ना, 4 का 12, 12 4 16, तो माइनस का 4/3, तो इसको समेशन निकाला बाबू, क्या आ गया, a के पावर माइनस का 4/3, a के पावर माइनस का 4/3 किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर,
है ना बच्चों लोग। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था। टेंजेंट के बारे में बोलो, टेंजेंट का इक्वेशन हमको पहले निकालनी है। लाइन का इक्वेशन बाबू जनरल फॉर्म, और हम लोग को लाइन का इक्वेशन पता है एक्स बाय प्लस का वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। उससे पी और क्यू का वैल्यू निकालनी है। जब पी और क्यू का वैल्यू निकल गया बस इतना ही तो काम है। तब पी क्यू का वैल्यू निकला, बस इसे में बाजार दीजिए, आ गया मेरा आंसर, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइन से 2x इज इक्वल टू, मतलब इतना एंड इतना, आर डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स, देन इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अच्छा बड़ा मस्त क्वेश्चन है बाबू। अब समझिए क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक लाइन ये दिया हुआ, एक लाइन ये दिया हुआ, ये जो है दोनों डायमीटर है सर्कल का। अब दो लाइन दिया बाबू, दोनों डायमीटर है सर्कल का। इस बात से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को पता है? इस बात से हमको ये समझ में आ रहा है गुरुजी कि ये आपका सर्कल है। एक लाइन का इक्वेशन ये रहा, इस एक लाइन का इक्वेशन ये रहा, और एक लाइन का इक्वेशन ये रहा। तो इस बात से समझ में ये आ रहा है गुरुजी कि ये दोनों लाइन ये जहां इंटरसेक्ट करेगा ना गुरुजी, वो कुछ और नहीं, वो क्या होगा, तो वो होगा मेरा ओरिजिन, है ना। वो मेरा क्या होगा, ओरिजिन। इस दोनों लाइन जो बाबू जहां इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या निकलेगा, ओरिजिन। तो बस ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा ओरिजिन निकलेगा। सबसे पहले ओरिजिन में निकाल लेते हैं। ओरिजिन निकालेंगे बाबू क्या होगा, तो ये सब दोनों को सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6x, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3 तिया का 9y, और फिर क्या होगा 3 पचे का 15। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी का 6x माइनस का 4 दूनी का 8y, और ये हो जाएगा 7 दूनी का 14। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ये घटा दिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये से देखिए ये से ये चीज कट गया बाबू, ये हो गया आपका माइनस का 9y प्लस का 8y, तो माइनस का y इज इक्वल टू ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस का 1। y का वैल्यू निकल गया माइनस का 1। अब ये y का वैल्यू माइनस 1 निकला, किसी में पटक दीजिए, इसमें ही पटक दे रहे हैं, इसमें पटकेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, और ये है माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 5, है ना। और यहाँ से 2x है बाबू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, आ गया 1। तो ओरिजिन मेरा आ गया गुरुजी, एक आ गया 1 माइनस का 1, ये ओरिजिन मेरा क्या आ गया 1 माइनस का 1, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आपको क्या बोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए, तो उसके लिए हमको रेडियस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस का x1 प्लस का y माइनस का y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो रेडियस निकालना होगा। अब रेडियस निकालने के लिए हमको दे दिया बाबू एरिया। एरिया क्या होता है सर्कल का, तो एरिया होता है, इसको यहाँ कर देते हैं, एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। वो कितना दे रखा है, 154, है ना, 154। तो यहाँ से r स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 154 डिवाइड बाय पाई, और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ये हो गया 22/7। इसको इससे काटेगा बाबू तो कितना टाइम्स में कटेगा, 7 बार में, तो 7 बार में काट दिए, और 7 7 49 हो गया, तो r का वैल्यू क्या निकल गया 7, है ना, r का वैल्यू 7 निकल गया गुरुजी। अब बस जब रेडियस निकल गया, सेंटर निकल गया, तो बस इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बाबू, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 और x2, जहाँ x1 और y1 जो लिखते हैं बाबू वो सेंटर ही लिखते हैं, है ना। यहाँ कुछ और नहीं, वो सेंटर लिखाता है, जैसे जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे h और k, तो h के जो लिखते हैं वो सेंटर ही रहता है सर्कल का। तो यहाँ x1 डिनोट कर रहा है, या x ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका x और y1 बना बाबू, ये h और k का ही काम करेगा। तो x माइनस h है ना, x माइनस h, तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का काम कौन करेगा, ये माइनस का 1, तो जगह प्लस का 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, ये जो बाबू ये आपका h का ही काम करेगा, h और k, और ये जो है सबका k का काम करेगा, k का काम करेगा। और यही फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है गुरुजी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब आपका ये सेंटर जो बाबू ये क्या रहे, h और k, है ना। तो बस यहाँ h और k के जगह पर सिर्फ हम वैल्यू पुट कर दिए। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए बाबू, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये हो गया प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y इज इक्वल टू r कितना दे रखा 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। अब यहाँ देखिए ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x, और ये 2 हो गया, उधर लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा 47। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया रखा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x नहीं माइनस का 2x गया ऑप्शन में। ये देखिए ऑप्शन में x स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू क्या होगा 47, जो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू। जब भी इसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी भी सर्कल का क्वेश्चन दे बाबू तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय द लाइन इतना इन द रेशियो, मतलब कौन सा रेशियो में डिवाइड करा सो पूछ रहा है। अब देखिए बाबू ये 2 पॉइंट दे रखा है ना, ये 2 पॉइंट दे रखा, कौन कौन सा पॉइंट है, तो एक पॉइंट है मेरा 1 और 3 और एक पॉइंट है मेरा 2 और 7। एक लाइन जो है, एक लाइन यहाँ मान लेते हैं, इस लाइन, ये लाइन गया है और ये लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा 3x प्लस का y इज इक्वल टू 9। अब ये बता रहा है बाबू कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब मान लिए कि ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है ना, ये मान लिए कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो हमको बस m रेशियो n निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बाबू, तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाबू, बड़ा ही आसान है, m और इनटू में x2 वो क्या है 2, तो 2 लिख दिए, प्लस का n और इनटू में x1 ये क्या है 1, तो 1 लिख दिए, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m प्लस का n, तो m प्लस का n कर दिए, है ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बाबू, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 2m प्लस का n और डिवाइड बाय m प्लस का n, है ना। चलिए जी y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा m इंटू में y2 में क्या बाबू 7 और प्लस का n इंटू में y1 में जो क्या है 3 और डिवाइड बाय m प्लस का n, तो m प्लस का n कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू 7m प्लस का 3n, 7m प्लस का 3n और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m प्लस का n, है ना। 7m प्लस का 3n और डिवाइड बाय m प्लस का n, ये x y का वैल्यू निकल गया। अब बाबू हमसे पूछ रहा है कि ये लाइनिया जो है सो इस लाइनिया को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हम जो मान ले बाबू को रेशियो m/n में डिवाइड किया, ये मान लिए हम, तो 100% बाबू ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। इस लाइनिया का जो पॉइंट है बाबू इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एकदम करेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ x की जगह पर क्या पुट हो जाएगा बाबू, तो x की जगह पर ये जो मनवा निकाले ये पुट हो जाएगा 3m नहीं है 2m, है ना, 2m प्लस का 2m, हो कितना गलती लिखा है, 2m प्लस का n और डिवाइड बाय m प्लस का n प्लस का क्या लिखा हुआ है y की जगह पर क्या होगा बाबू, तो y की जगह पर होगा 7m प्लस का 3n और डिवाइड बाय m प्लस का n, ये किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल। अब बस इसको सॉल्व करके m/n निकाल देना बाबू। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो m प्लस n नीचे आएगा बाबू, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी का 6m प्लस का 3m, फिर क्या होगा 3n, फिर होगा प्लस का 7m और फिर प्लस का 3n होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस साइड से बाबू, तो हो जाएगा 9m और प्लस का 9n, है ना। अब इसको जो देखिए 9m लिखा हुआ और यहाँ क्या 6 और 7 13 और 13 में 9 को घटाएंगे बाबू तो क्या होगा 4m, है ना। 9 4 13 4m इज इक्वल टू पॉजिटिव बना देते हैं, ये आपका 9n है। यहाँ 3 और 3 6 और 9 में 6 जाएगा बाबू तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ लिख दिए 3n। m बाय n निकालना बाबू, तो m बाय n क्या आ गया बाबू 3/4, तो रेशियो क्या निकल गया 3:4। 3:4 किस नंबर ऑफ ऑप्शन में है, तो 3:4 इसमें भी है और 3:4 इसमें भी। अब यहाँ बात आता है कि इंटरनली या एक्सटर्नली होगा। अब समझिए बाबू इंटरनली क्या होता है, तो इंटरनली होता बाबू ये दोनों पॉइंट पूछा है, तो इंटरनली होता है कि गुरुजी जो पॉइंट लीजिएगा ना ये दोनों लाइन के बीच में आना चाहिए, उसी को बोलते हैं इंटरनली। और एक्सटर्नली क्या होता है बाबू, तो एक्सटर्नली उसको बोलते हैं बाबू जो दोनों पॉइंट वाली है इससे बाहर को पॉइंट आएगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली। जैसे मान लेते हम 9-10 पॉइंट ले लेते, तो 9-10 पॉइंट लेंगे बाबू तो जाहिर सी बात है सब दोनों के बाहर होगा, तो जब बाहर होगा बाबू तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नली। अब यहाँ आया 3-4 तो 3-4 इसके अंदर होगा बाबू, 3-4 इसके अंदर होगा बाबू, तो ये इंटरनली हो जाएगा। तो 3:4 इंटरनली हो गया, है ना। रेशियो 3:4 किस नंबर ऑप्शन में है, इंटरनली। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का दिक्कत नहीं हुआ होगा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इक्वेशन hxy प्लस का hx प्लस का fy प्लस का c 0 इक्वल है और रिप्रेजेंट्स करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा। अभी तुरंत बताएं बाबू, जब ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो इसका डिटरमिनेंट जो बाबू किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अब बस उसी को सॉल्व कर देना है। हम जनरल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं या जनरल इक्वेशन को गोले मारिए, लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये बोल दिया है कि ये क्या है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है बाबू AHG, ये चीज याद रखना बाबू। फिर यहाँ क्या हो जाएगा H और G
और फिर यहाँ क्या बच जाएगा बी और एफ, और फिर ये हो जाएगा आपका कॉलम में, और ये बच जाएगा सी। ये चीज आपको याद रखना है, ये आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब यहाँ ए की जगह पर क्या बाबू, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, याद है ना बाबू। यहाँ जनरल इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा कि लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c जो है सो आपका 0 के इक्वल होगा। अब x ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये आपका गुरुजी 0 बन गया। अच्छा जी, h यहाँ क्या बाबू, h है यहाँ है एकदम, तो h लिख दिए। आप देखो बाबू यहाँ बात समझिएगा, क्या समझना है सो समझिए। अब यहाँ गुरुजी यहाँ क्या 2hxy 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ सोच कहीं है ही नहीं 2 मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और डिनोमिनेटर में करेंगे बाबू तो या दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, लेकिन इधर से मेरा काम बन जाएगा, ये बन जाएगा 2hxy। समझते जाएगा बाबू, कब पैनवा जो है हल्का सा यही रख देता है, समझ में आएगा। ये बन जाएगा आपका 2hxy, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं 2hxy, है ना। फिर ये क्या बनेगा प्लस का 2gx, फिर ये क्या बनेगा 2fy, फिर क्या बनेगा बाबू प्लस का 2c इज इक्वल टू क्या बनेगा 0, है ना। 2hxy 2gx 2fy 2c इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब ये h, तो h की जगह पर यहाँ क्या बाबू, तो h की जगह पर h ही है ना, h ही है तो h लिख दिए। g की जगह पर क्या बाबू g है तो j लिख दिए। अच्छा जी, h की जगह पर वही है, g की जगह पर वही है तो वही लिख दिए h और g। अब यहाँ b की जगह पर क्या बाबू, तो b का कोफिशिएंट है क्या, नहीं है एकदम, y स्क्वायर कोफिशिएंट है ये नहीं, तो ये हो गया आपका 0। f यहाँ देखिए f क्या बाबू 2fy y यहाँ भी है तो f ये होगा, यहाँ भी आपका f होगा। और c की जगह पर क्या है बाबू, तो c की जगह पर मेरा क्या है तो 2 है। अच्छा यहाँ देखिए c की जगह पर मेरा क्या है, तो c की जगह पर यहाँ सी की जगह पर यहाँ आपका यहाँ कांस्टेंट में देखिए बाबू, कांस्टेंट में हल्का सा घबराइएगा नहीं, कांस्टेंट में क्या होता है यहाँ जैसे कांस्टेंट कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप कांस्टेंट में भी यहाँ सी लेके चलिएगा। क्यों से लेकर चलिएगा, तो सी लेकर आपको इसलिए चलना बाबू क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको कांस्टेंट को दिखा रहा हूं बाबू, तो कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, आपका 5 भी कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है, 20 भी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट से कोई टेंशन नहीं है। आप जैसे यहाँ सी लिखे बाबू, यहाँ 2c भी लिख दीजिएगा ना, कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसलिए इसको हम सी लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों वालों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस का h, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा HC, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F और G, है ना। ये प्लस माइनस ये हो गया प्लस G, ये कॉलम और ये रो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा H और F, माइनस का H और F इसको मल्टीप्लाई करें सॉरी ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी सब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एकदम कॉमन आ रहा है गुरुजी, h कॉमन ले लेते हैं, h इसमें भी h इसमें भी, तो माइनस का h कॉमन कर लेते हैं। माइनस का h कॉमन करेंगे बाबू तो इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा CH माइनस का FG और यहाँ माइनस कॉमन कर रहे हैं बाबू, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस का FG, ये आपका 0 के इक्वल हो गया, है ना, ये जो है आपका 0 के इक्वल हो गया। अब ये उधर साइड जाएगा बाबू तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बच गया CH, है ना, यहाँ क्या बच गया CH। अच्छा बाबू यहाँ एक चीज गलती कर रहे हैं, जैसे कांस्टेंट लिखे ना बाबू, तो कांस्टेंट ये बात पता है कि कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं बाबू, ये कोफिशिएंट जो लिखा है ना वो चेंज नहीं कर सकते, यहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना बाबू हमेशा कि ये जो आप कांस्टेंट लिखे हैं गुरुजी C, वो आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, लेकिन इसको कोफिशिएंट जो रहेगा सो आपको एज इट इज लेना पड़ेगा। अब यहाँ से सारा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं रहे, तो इसका मतलब ये आपका 2 होगा बाबू, है ना, ये आपका 2 होगा, समझ में आया। तो C आपका यहाँ ये आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते यहाँ आया 2HC, है यहाँ 2 होगा आपका, है ना बच्चों लोग, ये होगा 2 और ये आपका फिर कहीं नहीं आया ना, ये इधर इधर चल गया, इधर कहीं नहीं आया, तो ये 2 होगा बाबू, ये याद रखिएगा, है ना। ये कोफिशिएंट अगर रहा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर C कांस्टेंटों में कुछ जब वैल्यू पुट कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट में व्हाटएवर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में रहा बाबू तो उसका वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए ये H उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो गया बाबू, यहाँ क्या बचा 2CH, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बच गया मेरा 2CH इज इक्वल टू, ये देखिए FG क्या हो गया बाबू 2FG, इसको उस लेके चल गए तो बन गया 2GF या FG लिखिए,
कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो क्या आ गया मेरा आंसर, तो आंसर आ गया CH इज इक्वल टू GF, है ना। CH इज इक्वल टू GF किस नंबर ऑप्शन में, CH इज इक्वल टू GF, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये बात याद रखिएगा बाबू, हमसे भी मिस्टेक हो गया। क्या है बाबू कि कांस्टेंट C में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर। कांस्टेंट का मतलब क्या चाहिए, 5 भी कांस्टेंट है 10 भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट मेरा बाबू तो उसका वैल्यू हो जाता है, कोएफिशिएंट मेरा तो उसको कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा आपको, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का फर्क, टेंशन कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये चीज बताया गया था पहले। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स दिया हुआ दे रखा बाबू, हमसे पूछ रहा क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर। अब इस क्वेश्चन को बाबू ना हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आपको क्या होमवर्क है बाबू, तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क है ये वाला, कि ये चीज जो अभी बतेबे किए कि ये क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को, सर्कल को, पाराबोला को, ये चीज आपको HW करके आना है। और जो क्वेश्चन छूटा बाबू उसको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो है आपको HW करके आना, ये सब दो चार क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको HW में करके आना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये आंसर होगा। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा बाबू लोग, आप लोग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी किए। हम नेक्स्ट डे और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।